जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हुनर एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। साथी आज हम बात करने वाले हैं बायोलॉजी में न्यूट्रिशन अर्थात पोषण। आप देख पा रहे होंगे। चलिएगा, सबसे पहले क्लास को साथी लाइक कर दिया करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। मेरे जो भी नए दोस्त हैं तो वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लिया करें। आइए समय न करते हुए अपनी क्लास की ओर बढ़ेंगे। साथी क्या है क्लास में? न्यूट्रिशन, जिसको हम समझते हुए चलते हैं। ठीक है, आइएगा। साथ ही यहां पर जंतुओं का जो पोषण है यहां पर दिखाया गया। जंतु का मतलब एनिमल में ही, एनिमल किंगडम में ही मनुष्य भी आता है, तो हम लोग उन्हीं की बात करने जा रहे हैं। ठीक है, आइएगा। न्यूट्रिशन ऑफ एनिमल। ठीक है, तो न्यूट्रिशन क्या होता है साथी? पोषण किसे कहते हैं? तो जीव को वृद्धि में, विकास एवं सभी जैविक क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक जो पदार्थ होते हैं, जो हम लोग ग्रहण करते हैं, वही क्या होता है साथी? न्यूट्रिशन होता है। तो पोषक पदार्थ या न्यूट्रिशन कौन कौन से होते हैं? तो पोषक पदार्थ विभिन्न जीवों द्वारा भोजन के रूप में ग्रहण किए जाते हैं। साथी भोजन वह पोषक पदार्थ है जिसको जीव कार्य के लिए, वृद्धि करने के लिए, उद्योगों में टूट फूट में मरम्मत के लिए और सभी विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए ग्रहण करता है, उसी में होते हैं साथी न्यूट्रिशन। जो भोजन, ऐसा नहीं है कि हमने कोई भी भोजन कर लिया तो हमको पूरी तरह से न्यूट्रिशन प्राप्त हो गए। साथ ही जरूरी ये होता है कि आप संतुलित आहार जब करेंगे, अर्थात संतुलित आहार में क्या आता है? जो न्यूट्रिशन होता है, जो पोषण में आप करते हैं, तो वो उसमें संतुलित आहार में क्या होता है? बोलेंगे संतुलित आहार का मतलब क्या है? संतुलित आहार का मतलब क्या है? न्यूट्रिशन जिसको बोलते हैं हम लोग। संतुलित आहार में क्या होता है? हम लोग क्या खाएंगे तो संतुलित आहार प्राप्त हो जाएगा? बोलेंगे साथी क्या होगा? इसमें आ जाएगा साथी कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। इसमें होगा साथी प्रोटीन, प्रोटीन खाएं। इसके बाद उसके साथ होना चाहिए वसा भी, और इसमें होना चाहिए विटामिन, विटामिन, और इसमें होना चाहिए क्या? खनिज लवण, जिसको हम बोलते हैं मिनरल्स, खनिज लवण। तो ये सारे आपके एक संतुलित आहार में यदि हैं तो आप संतुलित आहार ले रहे हैं, जिससे आपको किसी भी तरह की कोई भी जो है कि यहां पर कमी नहीं हो पाएगी, है ना, जो कि आपको न्यूट्रिशन में लेना चाहिए। आगे बढ़ा जाए, देखिएगा साथ ही भोजन के माध्यम से जो है, भोजन के माध्यम से ग्रहण किए जाने वाले जो पदार्थ हैं, हम लोग भोजन के माध्यम से क्या खाते हैं उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, क्या है? तो ऊर्जा तो भोजन के माध्यम से ग्रहण करने किए जाने वाले पदार्थों में मुख्यतः 3 वर्गों में उनको बांटा गया है। कितने वर्गों में दोस्त? 3 वर्गों में बांटा गया है। साथी वे 3 वर्गों की बात करेंगे, उनको किस तरह से विभाजन किया जाता है उसको भी देखते चलते हैं। पहला है आपको कार्बोहाइड्रेट, ये बसा है। ठीक है, पहला क्या है साथी? कार्बोहाइड्रेट और बसा। तो ये क्या करता है? शरीर के निर्माण में कार्य करने के लिए जो पदार्थ होते हैं, शरीर निर्माण में खाद्य पदार्थ के क्या पदार्थ है इसमें? जैसे शरीर निर्माण के लिए तो प्रोटीन का कार्य करता है, एनर्जी के लिए कार्बोहाइड्रेट और वसा कार्य करेगा, और प्रतिरक्षा प्रणाली बढ़ाने के लिए ये विटामिन और खनिज लवण, जो कि अभी हमने बताया था। ठीक है ना, कि आप लोग जाने कि ऊर्जा प्रदान करने के लिए अगर बात करें तो कार्बोहाइड्रेट और वसा होता है। अगर वृद्धि एवं विकास के लिए सहायक होता है वह प्रोटीन होता है, और प्रतिरक्षा या इम्यून सिस्टम, जो आपको रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए जो मजबूत करता है, वह विटामिन और खनिज लवण होते हैं। यही हमें इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं, बढ़ाते हैं। साथी ये बात आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? अगर समझ पा रहे हैं तो थम्स अप जरूर करिएगा। साथी आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिएगा कि भोजन में के अवयव क्या होते हैं, मतलब भोजन में क्या क्या पाया जाता है, भोजन में हम क्या क्या खाते हैं, है ना। तो वो कौन कौन सी चीजें हैं, उनको अवयव की बात कर लेते हैं। हम लोग खाते हैं क्या साथी? कार्बोहाइड्रेट लेते हैं इसमें, और क्या होता है साथी? कार्बोहाइड्रेट के साथ क्या और क्या होता है? बोलेंगे प्रोटीन लेते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट क्या क्या देता है साथी? कार्बोहाइड्रेट हमको ऊर्जा प्रदान करता है, क्या? एनर्जी प्रदान करता है। प्रोटीन क्या करता है साथी? प्रोटीन हमको क्या करता है? वृद्धि एवं विकास में सहायक है, वृद्धि एवं एवं विकास में सहायक, विकास में सहायक है ना। टूट फूट में मदद करता है टिश्यू की। ठीक है, बसा ये भी क्या देता है साथी? ये भी हमें ऊर्जा प्रदान करता है, एनर्जी देता है। खनिज लवण क्या कर सकते हैं? या इम्यून सिस्टम अर्थात रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करते हैं। ठीक है, और विटामिन क्या भी करता है? ये भी रोग प्रतिरोधक क्षमता को इंक्रीज करते हैं। प्रतिरोधक क्षमता को क्या करते हैं साथी?
बढ़ाते हैं। ठीक है, जल क्या करता है, तो जल तो सभी के लिए आवश्यक होता है, इन सभी के लिए जल की आवश्यकता बहुत जरूरी है, इस बात को याद रखें। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट आप समझते हैं सबसे पहला है कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कार्बन सी का मतलब क्या है साथी, यहां पर कार्बन है, एच का मतलब क्या है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन याद रखें, और ए ओ का मतलब क्या है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। ठीक है ना, तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनके कार्बन हाइड्रोजन का एक अणु, हाइड्रोजन के दो अणु और ऑक्सीजन का एक अणु, यह मिलाकर क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट। अर्थात यही क्या है, एनर्जी है, यही क्या है, ऊर्जा है, यही क्या है साथी, ऊर्जा है। और ऊर्जा कौन देता है साथी, ऊर्जा जो होती है वह ग्लूकोज देती है। कौन देता है, ग्लूकोज हमारे शरीर में एनर्जी का काम देती है। और ग्लूकोज का सूत्र पूछ सकता है तो क्या होता है, C6H12O6 होता है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्रदान करने वाले पदार्थों का एक वर्ग है। ये रासायनिक यौगिक होते हैं जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं, जो इनके कितने कितने अनुपात में होता है, 1, 2 और 1 के अनुपात में होता है। ये कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। ठीक है, ये समझ पाए आप लोग, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिएगा अब कार्बोहाइड्रेट जो होता है साथी ना, कार्बोहाइड्रेट तो उसको समझिएगा जरा, क्या होता है, ये एनर्जी प्रदान करता है, प्रमुख स्रोत होता है, ये आप तो लोग जान ही गए हैं। अब देखिएगा जरा, शरीर की कुल ऊर्जा आवश्यकता का लगभग 50 से 75% जो है कि कार्बोहाइड्रेट प्रदान करता है। हमारे शरीर में जो एनर्जी है वह सबसे ज्यादा किससे आती है, बोलेंगे कार्बोहाइड्रेट से आती है। कितने परसेंट आती है, बोलेंगे 50 से 75% के बीच में एनर्जी देने का कार्य सिर्फ ग्लूकोज करता है। ऊर्जा मान अगर बात करें कि 1 ग्राम ग्लूकोज में कितनी जो है ऑक्सीकरण के बाद कितनी ऊर्जा मिलती है, बोलेंगे 4.2 किलो कैलोरी एनर्जी प्रदान करता है। कौन, कार्बोहाइड्रेट। कितना, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.2 किलो कैलोरी की ऊर्जा मिलती है। इंपॉर्टेंट तथ्य है। ठीक है, ऊर्जा का वितरण अगर देख लिया जाए तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा 50 से 70% लगभग होती है, और 1 ग्राम बसा या फैट या चर्बी की बात करें यहां पर तो 9.3 किलो कैलोरी या 20 से 30% एनर्जी प्रदान करता है। कौन, बसा, फैट। कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोत की बात करें साथी कि कार्बोहाइड्रेट जो है कि कौन कौन सी वस्तुओं में या चीजों में पाया जाता है, कौन कौन से खाद्य पदार्थों में पाया जाता है, तो यहां पर आप देख पाएंगे कि गेहूं, चावल में, मक्का में, ज्वार, बाजरा, जौ, शक्कर, गुड़, शहद, सूखे फल, आलू, शकरकंद, गन्ना और केले। केला जो है ना साथी, यह तुरंत एनर्जी देने का कार्य करता है। जो केला है ना, क्योंकि यह जो है ना कौन सा होता है, मतलब कौन सा सैकेराइड होता है। अभी कार्बन की बात करेंगे, बताइए कि कार्बोहाइड्रेट में कितने प्रकार होते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं, वही अगले नेक्स्ट में बात करने वाले हैं साथी। तो कार्बोहाइड्रेट ये प्रमुख स्रोत हैं, इनसे ही हमें एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है। और कभी भी साथी याद रखिएगा, आपने खा लिया एनर्जी मिल गई, इसका मतलब इस तरह से नहीं है कि आपने जो भोजन में कर लिया है उसका एक प्रोसेस होता है। ये नहीं तुरंत जाकर के, तुरंत का मतलब ये होता है कि जो जितना जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा, जो जितना जल्दी ही डाइजेस्ट हो जाएगा मतलब एनर्जी देने का कार्य करेगा। जो पाचन होगा तभी तो एनर्जी देगा, डाइजेशन होगा, इसके बाद ही तो एनर्जी बनेगी ना, तो तुरंत जाकर के एनर्जी ही कार्य कर देगा, ऐसा नहीं है। अब देखिएगा जाकर के कार्बोहाइड्रेट के प्रकार की बात करें साथी, यहां पर कितने प्रकार का कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, बोलेंगे मुख्यतः साथी इसके कितने प्रकार हैं, बोलेंगे 3 प्रकार के कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं साथी। ये कौन कौन से हैं, बोलेंगे मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड इसमें जो है कि एक सिंगल बॉन्ड से बने होते हैं, एकल बंध होता है। ठीक है, यह सभी कार्बोहाइड्रेट में सबसे सरल होता है। और दूसरी बात, मोनोसैकेराइड के प्रमुख उदाहरण की बात करें कि बताइए मोनोसैकेराइड में कितने प्रकार होते हैं। मतलब मोनोसैकेराइड का प्रकार तो साथी एक ही कार्बोहाइड्रेट का एक प्रकार है, पहला मोनोसैकेराइड, और उसकी अगर बात करें तो वह किससे मिलकर के बना होता है, हम कह सकते हैं, तो हम कह सकते हैं या ग्लूकोज होता है इसमें, और फ्रक्टोज होता है, और क्या होता है, गैलेक्टोज होता है। दोस्तों यहां पर इंपॉर्टेंट तथ्य ये होने वाला है कि फ्रक्टोज को क्या बोलते हैं, बोलो क्या, बोलो फलों की शर्करा कहा जाता है। क्या बोलते हैं साथी, फलों की शर्करा। शर्करा का मतलब क्या है साथी, शुगर है। क्या है साथी, शुगर है। और यह क्या होती है, शर्करा जो विश्व की, फलों की जो शर्करा है साथी, यह विश्व की, यह विश्व की सबसे मीठी शर्करा है, सबसे मीठी शर्करा होती है। सबसे मीठी शर्करा किसकी होती है, बोलेंगे फलों की शर्करा, इसको फ्रक्टोज कहा जाता है साथी। इंपॉर्टेंट तथ्य हो जाएगा इसमें। ठीक है, पूछा गया है कई बार, याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिएगा
यहां पर दूसरा प्रकार है कार्बोहाइड्रेट का साथी, जिसको आप समझते हैं क्या, डाइसैकेराइड। दो बंद होते हैं डाइसैकेराइड में से। अब समझिएगा जरा, डाइसैकेराइड क्या होता है, या दो मोनोसैकेराइड के अणुओं से मिलकर के बनता है साथी। और डाइसैकेराइड के प्रमुख उदाहरण की बात करें तो इसमें क्या क्या पाया जाता है डाइसैकेराइड में, बोलेंगे सुक्रोज होता है, सुक्रोज होता है, और क्या होता है, माल्टोज होता है, और क्या होता है, लैक्टोज होता है। तो सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज मतलब इसमें किसमें किसमें पाया जाता है, डाइसैकेराइड में, जो कार्बोहाइड्रेट का दूसरा पार्ट है, जो दो मोनोसैकेराइड के अणुओं से मिलकर के बनता है, तीन प्रकार के मिलकर से बनते हैं। निर्माण कैसे होता है, बोलेंगे जो सुक्रोज कैसे बनता है, जो सुक्रोज के बनने की फॉर्मेशन जो है, तो वह ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज प्लस सुक्रोज मतलब जाकर के ये सुक्रोज का निर्माण करेगा। इसके बाद माल्टोज का फॉर्मेशन कैसे होता है, बोलेंगे ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से मिलाकर के माल्टोज का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद लैक्टोज कैसे फॉर्मेशन होता है, बोलेंगे ग्लूकोज प्लस लैक्टोज से मिलाकर के लैक्टोज बनता है। ठीक है, तो इस तरह से उसका फॉर्मेशन भी होता है। कभी कभी फॉर्मेशन से होकर के पूछ लिया जाता है कि बताइए निम्न में से ये किसका फॉर्मेशन है या किसका निर्माण दिखाया गया है, बताया गया है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन दिया जाएगा और उसमें 4-5 ऑप्शन दे जाएंगे, जिसमें से आपको 3 गलत या 1 सही करके दिया जाएगा, या कुछ भी किया जा सकता है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, पॉलीसैकेराइड की अगर बात करें साथी, देखिएगा यहाँ पर पॉलीसैकेराइड का मतलब तीसरा प्रकार है कार्बोहाइड्रेट का, उसको पॉलीसैकेराइड कहा जाता है दोस्त। और यह अनेक मोनोसैकेराइड, हम 3 या उससे अधिक मतलब हो सकता है अनेक अणुओं से मिलकर के जो है कि पॉलीसैकेराइड बनता है। और यह जटिल होता है, साथ ही कॉम्प्लेक्स होता है कार्बोहाइड्रेट, जो कि मुख्यतः पौधों में पाया जाता है। तो कह सकते हैं कि पॉलीकार्बोहाइड्रेट किसमें पाया जाता है साथी, ये पौधों में पाई जाने वाली शर्करा है ना। और आवश्यकता पड़ने पर ये हाइड्रोलिसिस करके द्वारा ग्लूकोज में टूट जाता है। आवश्यकता पड़ने पर यह इसका हाइड्रोलिसिस होने के बाद यह ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, टूट जाता है, और क्या देता है साथी, एनर्जी प्रदान करता है। समझ में आया। तो पॉलीसैकेराइड के बारे में आप समझ पाए, ये वही चीज लिखी हुई है जो कि मैंने आपको बता दी है भाई। तो ऊर्जा मतलब ये इस प्रकार के ऊर्जा उत्पादन के लिए संग्रहित ऊर्जा के लिए कार्य करता है। तो मतलब एनर्जी तो मिलनी है ना कार्बोहाइड्रेट से। दूसरी बात करते हैं पॉलीसैकेराइड के प्रमुख उदाहरण की बात करेंगे तो पॉलीसैकेराइड में साथी क्या है होता है, स्टार्च होता है। स्टार्च का मतलब होता है साथी इसमें पूछ सकता है, इसको मंड बोलते हैं, मंड। मंड का मतलब कह सकते हैं जिस चावल का माड़ नहीं होता, आप समझ पा रहे होंगे, तो वही है। और इसको क्या कह सकते हैं चोकर। चोकर नहीं होता है, तो वही होता है साथी, माड़ या मंड या स्टार्च। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग। दूसरी बात, ग्लाइकोजन होता है इसमें, और सेलुलोज होता है। तो सेलुलोज जो होता है जैसे साथी, यह मनुष्य जो सेलुलोज होता है, इसका मानव शरीर में पाचन नहीं होता, इसका डाइजेशन मानव शरीर नहीं करता है, शरीर में पाचन नहीं होता है। ठीक है साथी, नहीं होता है। तो मनुष्य के शरीर में किसका पाचन नहीं होता है दोस्त, बोलेंगे किसका पाचन नहीं होता है, सेलुलोज का पाचन नहीं होता है, काइटिन, है ना। तो काइटिन होता है। इस प्रकार से यह पॉलीसैकेराइड के प्रमुख उदाहरण में है। तो बताइए निम्न में से पॉलीसैकेराइड क्या है, बोलेंगे सेलुलोज है, काइटिन है ना, और ग्लाइकोजन है, और स्टार्च है। ये क्या है साथी, पॉलीकार्बोहाइड्रेट है या पॉलीसैकेराइड है। ठीक है, और इसमें देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट के कार्य क्या होते हैं, कि ये क्या कार्य करता है साथी, फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करने में मुख्य स्रोत है, और स्टार्च के रूप में संग्रहित ईंधन का कार्य करता है साथी। और यह बसा में बदल करके भोजन को कार्य करते हैं। और कार्बोहाइड्रेट की अधिकता से शरीर में जो है कि कौन सा रोग हो जाता है, इसमें यह भी पूछ सकता है कार्बोहाइड्रेट से शरीर में कौन सा रोग हो जाता है, वजन जो होता है साथी बढ़ेगा, और जिससे क्या हो जाएगा, वजन बढ़ेगा तो मोटापा आ जाएगा, मोटापा आ जाएगा तो फिर जो है कि बहुत सारे रोग भी हो जाते हैं। तो इस तरह से आप समझ पाएंगे कार्बोहाइड्रेट का अगर ज्यादा भी मात्रा में लिया तो आपको मोटापा हो सकता है, आप मोटे हो जाएंगे, और इस तरह से मल्टीपल जो है कि आपको डिजीज हो जाएंगी, बीमारियां भी हो सकती हैं। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ा जाए, देखिएगा अब यहां पर देखते हैं प्रोटीन साथी। तो प्रोटीन बड़ा ही इंपॉर्टेंट दूसरा टॉपिक आया। आपने जाना अभी कार्बोहाइड्रेट के बारे में, अब हम लोग पढ़ते हैं किसके, प्रोटीन के बारे में। ये बताइए साथी, प्रोटीन का निर्माण कहां पर होता है, फॉर्मेशन कहां पर होता है साथी, बोलेंगे निर्माण। प्रोटीन का निर्माण कहां होता है, बोलेंगे हमारे शरीर में जो सेल पाई जाती हैं, और मनुष्य का जो शरीर है या कोई भी हो, चाहे पादपों का हो या एनिमल किंगडम की बात करें या प्लांट किंगडम की बात करें, तो ये सभी सेल से मिलकर के बने हो। सेल अर्थात कोशिका से मिलकर के बना होता है शरीर हमारा। तो सेल में साथी एक चीज पाई जाती है, सेल तो बहुत सारे ऑर्गन्स पाए जाते हैं, सेल के बहुत सारे अंग हैं, मतलब कोशिकांग जिनको कहा जाता है। तो सेल के अंगों में से होता है साथी क्या, राइबोसोम,
और जो राइबोसोम होता है साथी, तो इसी राइबोसोम जो होता है जिसको फॉर्मेशन होता है किसका, प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, निर्माण करता है। तो राइबोसोम में किसका निर्माण होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है। तो प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है राइबोसोम को, इस बात को याद रखिएगा। तो यह निर्माण कहां पर होता है, बोलेंगे कोशिका के राइबोसोम में, राइबोसोम में इसका निर्माण होता है, फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम। कोशिका के निर्माण में जो है कि राइबोसोम में प्रोटीन का निर्माण होता है। ठीक है, प्रोटीन नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है, इसमें नाइट्रोजन पाया जाता है साथी, और जिनकी रचना अमीनो अम्ल से मिलकर के बनी होती है, और ये अमीनो एसिड होते हैं, अमीनो अम्ल होते हैं, और इनका जो निर्माण होता है साथी वह कोशिका के राइबोसोम में होता है, या नाइट्रोजन युक्त होते हैं, अर्थात नाइट्रोजन से मिलकर के बने होते हैं। इनमें कितने प्रकार के अमीनो एसिड पाया जाता है, बोलेंगे मनुष्य में कितने प्रकार का अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है, बोलेंगे विभिन्न संयोजनों से होती है, और यह 20 प्रकार के अमीनो एसिड की आवश्यकता होती है। याद रखिएगा, मानव के लिए लगभग 20 प्रकार के अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है दोस्त, और ये अमीनो अम्ल शरीर में उचित पोषण के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। देखिएगा कितने प्रकार के, 20 अमीनो एसिड या 20 अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है हमारे शरीर में, और इन 20 अमीनो अम्ल में से 10 हमको कहां से मिलते हैं, 10 तो हमारे शरीर में पाए जाते हैं, पहले से पाए जाते हैं, और 10 जो शेष हैं, जो 10 हैं साथी, शेष 10 ये किससे प्राप्त होते हैं, तो ये साथी हम लोग भोजन से प्राप्त करते हैं, भोजन से प्राप्त। और यही अगर भोजन में नहीं प्राप्त कर पाते हैं पूरी तरह से, तो उन्हीं की कमी हो जाती है, तो हमारे प्रोटीन से संबंधित बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, जिसमें वृद्धि एवं विकास में कमी हो जाती है दोस्त। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो यही चीज होती है, जो ये 20 अमीनो अम्ल होते हैं वो हमें भोजन से प्राप्त कर पाते हैं, और अगर हम भोजन संतुलित मात्रा में नहीं लेते हैं, प्रोटीन युक्त भोजन नहीं करते हैं, तो यही प्रोटीन्स की कमी हो जाती है, जिससे हमारे शरीर में वृद्धि एवं विकास में जो है कि रुकावट आ जाती है दोस्त। समझ पा रहे हैं आप लोग? ठीक है, देखिएगा इंपॉर्टेंट फैक्ट को देख लेते हैं हम लोग। तो प्रोटीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, बड़ा इंपॉर्टेंट है प्रश्न आपके लिए कि बताइए प्रोटीन शब्द का प्रयोग जे बर्जीलियस ने किया हुआ था 1838 में, 1838 ईस्वी में जे बर्जीलियस नामक व्यक्ति ने सबसे पहले प्रोटीन शब्द का प्रयोग किया हुआ था। मानव शरीर का लगभग कितना भाग, 15% भाग किससे बना होता है साथी, प्रोटीन का बना होता है। इंपॉर्टेंट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन साथी, ये जरूर आएगा, इस बात को याद रखिएगा। प्रोटीन शारीरिक वृद्धि एवं विभिन्न जैविक प्रक्रियाओं के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं, क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं साथी, है ना? थम्स अप करते रहें और आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्या मैरास्मस रोग होता जाता है। अब देखिए थोड़ा सा कमी से, अगर प्रोटीन की कमी हो जाए तो कौन सा रोग हो जाएगा, कौन सी डिजीज हो जाएगी साथी। ये किसकी हम बात कर रहे हैं, यहां पर हम रोगों की बात कर रहे हैं, डिजीज की बात कर रहे हैं। ठीक है साथी, यहां पर ये जो रोग है साथी, जिसका नाम क्या है साथी, मैरास्मस रोग। मैरास्मस रोग क्या हो जाता है, किससे हो जाता है, इस रोग में बच्चों की मांसपेशियां जो है साथी वो ढीली हो जाती हैं, और पैर पतले हो जाते हैं, तथा त्वचा में झुर्रियां पड़ जाती हैं, अर्थात बच्चा भी कैसा लगने लगता है, बूढ़ों की तरह लगने लगता है, बुढ़ों जैसे लगने लगता है। कि अगर बच्चे में मांसपेशियां ढीली हो जाएं, लटकने लगें, है ना, मतलब जैसे नहीं खाल उसकी लटकने जैसी लगे, ढीली हो जाए, चलने में सब दुबला पतला लगे, सिकुड़ना उसके शरीर में जो है कि झुर्रियां पड़ जाए, सुगड़ जाए इस तरीके से, और दुबला पतला हो, तो इससे कौन सा रोग हो जाता है साथी, ये मैरास्मस रोग पूछता है। किसमें हो जाता है साथी, या बच्चों में होता है। किसमें होता है साथी, बच्चों में, इस बात को याद रखें, बच्चों में होता है। दूसरी बात, जो क्वाशरकोर रोग होता है साथी, क्वाशरकोर जो रोग है यह किसमें होता है, इस रोग से बच्चों के हाथ पांव दुबले पतले हो जाते हैं दोस्त, बच्चों में ही होता है, लेकिन इसमें बच्चों के हाथ पैर क्या हो जाते हैं, बोलेंगे दुबले पतले हो जाते हैं, और उनका वजन कम हो जाता है दोस्त।
दुबले पतले हो जाएंगे, वजन कम हो जाएगा, शरीर जो है कि बिल्कुल ढीला ढाला और दुबला पतला हो जाएगा, कमजोर होंगे, कुपोषण का शिकार कह सकते हैं हो जाते हैं, ठीक है ना। इस तरह से होते हैं बच्चे दुबले पत्ते। वृद्धि उसकी रुक जाती है, विकास उसका रुक हो जाता है। वृद्धि एवं विकास तो प्रोटीन के लिए प्रोटीन तो देता ही है ना, जब वही नहीं होगा तो वृद्धि एवं विकास तो रुक ही जाना है ना, ठिगना ठिगना हो जाएगा, छोटा सा हो जाएगा, दुबला पतला हो जाएगा, मर्जील मर्जील टाइप का ऐसा कह सकते हैं। पेट बाहर भी निकल आएगा, हाथ पैर लकड़ी और पेट दमुकड़ी वाला सिस्टम हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप लोग, यही चीज हो जाती साथी, ठीक है। संयुक्त तो प्रोटीन की बात करें कि बताइए संयुग्मी प्रोटीन कौन से होते हैं ना, ऐसे प्रोटीन जिनका संयोजन जो है प्रोटीन के अतिरिक्त अन्य अणुओं से भी होता है, उन्हें संयुग्मी प्रोटीन दोस्त कहते हैं, है ना। और वो कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण के तौर पर देख लेते हैं हम लोग। उसको न्यूक्लियो प्रोटीन कहते हैं, उनको ग्लाइको प्रोटीन कहते हैं, उनको फास्फो प्रोटीन कहते हैं। ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपके लिए थी। संयुग्मी प्रोटीन में से निम्न में से किसका उदाहरण है, ऑप्शन दे दिया जाएगा, आपको करना पड़ेगा साथी, ठीक है। क्या ये बात समझ पा रहे हैं। तो इस तरह से आपके फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के माध्यम से जो प्रश्न पूछे जाते हैं और एक समझ के तौर पर हम कहें तो आपको इस तरह से समझते हुए चलना है साथी, है ना। ऐसा कुछ नहीं है कि हमने एक बार रट लिया और चीजें आ जाएंगी। दोस्त हमेशा याद रखें, अगर आपने ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, अगर आपने इस क्लास को देखा हुआ है, तो आप किसी न किसी, जो भी मैं कहता हूं अब ये हमारे बताने से ही नहीं है, आप कोई भी पब्लिकेशन की एमसीक्यूज की बुक ले लें, उस तरह से आप या प्रीवियस ईयर को ले लें, यहां पर पूछे गए प्रश्नों की चर्चा कर लें। अगर आप नहीं कर पाए तो बताना कि सर नहीं कर पाए थे, ठीक है ना। तो मैं और भी आपको, मतलब ये मेरी पूरी तरह से उम्मीद रहेगी कि आप पूरी तरह से इस टॉपिक को करने के बाद इससे बनने वाले सारे प्रश्नों को टैकल कर पाएंगे। समझ पा रहे हैं आप लोग। चाहे वो क्राउन की बुक ले लें आप, चाहे वो लूसेंट की ले लें एमसीक्यूज की, वहां आप लगाएंगे पूरी तरह से आप पूरे कर पाएंगे। साथ ही इस बात को जरूर याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए। देखिएगा अब यहां पर व्युत्पन्न प्रोटीन की बात करता है। यहां पर व्युत्पन्न प्रोटीन क्या होते हैं, वे प्रोटीन जो प्राकृतिक प्रोटीन के आंशिक अपघटन से प्राप्त होते हैं, उन्हें व्युत्पन्न प्रोटीन कहा जाता है। जैसे पेप्टोन क्या होता है, आपने पहली बार समझा होगा कि व्युत्पन्न प्रोटीन क्या होता है। तो पेप्टोन साथी क्या है, पेप्टोन पेप्टाइड, नाम सुना होगा पेप्टोन को। इस तरह से प्रोटीन पेप्टोन फिर पेप्टाइड में कन्वर्ट कर देता है, इस तरह से आप लोग डाइजेशन में पढ़े होंगे। तो ये प्रोटीन क्या है, व्युत्पन्न प्रोटीन है, और पेप्टाइड भी क्या है, व्युत्पन्न प्रोटीन है। प्रोटीन के कार्य क्या होते हैं साथी, यह कोशिकाओं की वृद्धि और मरम्मत करता है और अनेक जटिल पदार्थ उपापचय में, मतलब कि जो है कि उपापचय में अभिक्रियाओं में एंजाइम का कार्य करते हैं साथी, ठीक है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अब देखिएगा प्रोटीन के कार्य क्या है साथी। प्रोटीन जो है कि इसके क्या क्या कार्य हैं उसकी भी बात कर लेते हैं हम लोग कि प्रोटीन के कार्य क्या हैं। अब देखिएगा जाकर के यहाँ पर, तो प्रोटीन के कार्य में देख लेते हैं। कुछ प्रोटीन हार्मोन्स के संश्लेषण में भाग लेते हैं, जो हार्मोन होते हैं साथी, है ना, तो उसके संश्लेषण में भाग लेते हैं। और हीमोग्लोबिन के रूप में या शरीर में गैसों के परिवहन में कार्य करता है, और एंटीबॉडी के रूप में भी कार्य करते हैं, शरीर की प्रतिरक्षा बढ़ाने का कार्य करते हैं। प्रोटीन के स्रोत की बात कर लेते हैं, प्रोटीन किस में पाया जाता है सर्वाधिक। तो अब देखिए यहां पर इंपॉर्टेंट तथ्य बनेगा कि बताइए प्रोटीन किस में पाया जाता है। तो देखिएगा जरा, तो प्रोटीन के स्रोत की बात कर लेंगे तो मिल्क अर्थात दूध में प्रोटीन पाया जाएगा दोस्त, दालों में पाए जाते हैं, पल्स में, बादाम में, आलमंड्स में, सोयाबीन में पाया जाता है। लगभग कह सकते हैं कि 40 से 42% प्रोटीन पनीर में जो है पाया जाता है, और मीट अर्थात मांस में, मछली और अंडे में प्रोटीन पाए जाते हैं। अगर इन चीजों का आप सेवन करेंगे तो प्रोटीन बेहतरीन रूप से आपको मिल पाएगा दोस्त, ठीक। सफेद अंडे का भाग जो होता है ना, सफेद अंडे का जो भाग होता है साथी, उसकी बात करें, व्हाइट एग जो होता है ना, ऊपर का एग व्हाइट वाला, तो प्रोटीन का अच्छा स्रोत माना जाता है। अंडे का मतलब जो ऊपर वाला भाग होता है ना, अंदर वाले भाग में जो फैट होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट फैट्स की बात करते हैं साथी, तो लीवर जो होता है, जिसको यकृत, जिसको जिगर, जिसको हम कलेजा बोलते हैं, ठीक है साथी, में विटामिन ए पाया जाता है। तो लीवर में कौन सा विटामिन पाया जाता है जहां पर, अर्थात कह सकता है कि लीवर में कौन सा विटामिन स्टोर होता है या पाया जाता है, बोलेंगे विटामिन ए पाया जाता है। मछली में कौन सा विटामिन पाया जाता है साथी, मछली में विटामिन ए पाया जाता है मछली में, और मछली के लीवर आयल में विटामिन डी पाया जाता है। तो मछली में साथी क्या पाया जाता है, विटामिन ए, लेकिन मछली के लीवर में कौन सा आयल निकलता है, कह सकते हैं वहां पे, तो मछली का जो तेल कहा जाता है इसको, तो वहां से विटामिन डी निकलता है, जो हमारी हड्डियों के लिए मजबूत करने का कार्य करता है।
क्योंकि विटामिन डी जो हड्डियों को मजबूत करने का कार्य करेगा। ठीक है, प्रोटीन प्रतिशत कितना होता है ना, और यहां पर बात करें कि प्रोटीन प्रतिशत की बात करते हैं हम लोग, है ना, कि सोयाबीन में कितना परसेंट पाया जाता है प्रोटीन, कि 40 से 42% प्रोटीन पाया जाता है, मशरूम में 50 से 55%, और क्लोरेला शैवाल में सबसे ज्यादा साथी 60 से 70% प्रोटीन पाया जाता है। याद रखें, सबसे ज्यादा प्रोटीन विश्व में किसमें पाया जाता है, बोलेंगे क्लोरेला शैवाल। दूसरा किसमें पाया जाता है, बोलेंगे मशरूम। तीसरा किसमें पाया जाता है साथी, सोयाबीन। अभी तक आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सबसे ज्यादा प्रोटीन जो है किसमें पाया जाता है, सोयाबीन में। तो इस वहम को हटा दें, ठीक है, क्योंकि एग्जाम आपको देना है, तो इस तरह से फैक्ट पढ़ेंगे जिससे कोई भी एग्जाम आपका छूटने नहीं पाए, कि हमको कोई भी जो है कि एग्जाम में क्वेश्चन आया और आप कर नहीं पाए, इससे संबंधित। ठीक है, मैंने आपको इन सभी तथ्यों को बताने का प्रयास किया है दोस्त। अगर जो भी चीजें नहीं समझ में आ रही हैं तो कमेंट के माध्यम से आप हमें बताते रहें, अवगत करवाते रहें कमेंट के माध्यम से। और अगर अच्छी लगती है क्लास, थोड़ी सी भी थी, तो अपने दोस्तों को शेयर भी कर दें, लाइक जरूर कर दें, कमेंट के माध्यम से बता दें साथी। मिलते हैं साथी अगली क्लास में, तब तक के लिए आप क्लास को देखें। प्लेलिस्ट बनी हुई है हमारी, जाकर के यूपी पुलिस हुनर बैच को लेकर के प्लेलिस्ट पूरा बना हुआ है, वहां पर जाकर के ये सिर्फ साथी यूपी पुलिस को लिए ही नहीं, या रेलवे, मैं तो पढ़ाता हूँ इस तरीके से साथी कि कोई भी एग्जाम हो आप उसको कर पाएंगे। हम तो अपने सब्जेक्ट पर फोकस करते हैं दोस्त, हमें वो सब्जेक्ट का जो टॉपिक पूछा गया है वहां पर हम उसको पूरी तरह से निचोड़ने का प्रयास करते हैं कि कोई इसमें प्रश्न छूटने ना पाए। उम्मीद हमारी यही रहती है। फिलहाल आप अपनी राय दें, जो भी है। वीडियो कैसी लगती है कमेंट के माध्यम से जरूर बताया करें, लाइक करें, शेयर करें, और जो भी मेरे नए दोस्त हैं सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। साथ ही मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।